एजुकेशन तो घर घर क्या, किसी को दूर दूर तक एजुकेशन के नाम पे कोई खबर नहीं थी। उसके बाद बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े मैथमेटिशियन ये आज यूरोप से क्यों बिलोंग करते हैं? डरे हुए हैं लोग, नर्क के नाम पे डर डर कर जिंदगी गुजार रहे हैं। इतिहास इतिहास इतिहास, ये एक ऐसा शब्द है जिनको सुनते ही हमें लगता है कि चलो आज हमें पिछली दुनिया की कुछ कहानी, पिछले लोगों की कहानी हमें मालूम चलेगी। लेकिन मैं पहले बता दूं कि इंसान एक ऐसा मखलूक है जो वक्त वक्त पे इतिहास को अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए बदलता रहा है। मैं बात करने वाला हूं आज एक ऐसे इतिहास की, एक ऐसा दौर का, एक ऐसा ज़माना का जिसको आज बदल दिया गया, किताबों से उठा लिया गया, हमारे हिस्ट्री में छुपा लिया गया। आज स्कूल में, कॉलेजेस में न आज हमें वो पढ़ाया जाता है, न वो बताया जाता है। यूसुफ को जोसेफ बना दिया गया, शेख जुबैर को शेक्सपियर बना दिया गया और इब्ने सीना को एवेसीना बना दिया गया। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पहले हम समझ लेते हैं यूरोप। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको आज पूरी दुनिया ने खुदा बनाया हुआ है। हमने, आपने, हम सब ने यूरोप को खुदा बनाया हुआ है। हम सब आज उसी को फॉलो करते हैं, उसके कल्चर को फॉलो करते हैं और उसकी तरक्की को देखकर हम लार टपकाते हैं कि हम भी ऐसे क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जिस यूरोप को देखकर आप लार टपकाते हैं, वो यूरोप एक वक्त में कई सौ साल तक डार्क एज यानी कि अंधकार में जी रहा था। एक ऐसा अंधकार जिनको सुनते ही लोग थू-थू करते थे। 500-600 साल का ये वक्त यूरोप के लिए बहुत बुरा गुजरा है। 14 सेंचुरी, 15 सेंचुरी में यूरोप में चर्च की हुकूमत थी। एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं था और जो चर्च के जो फादर होते थे उन्होंने पूरे कंट्रोल को अपने अंडर में ले लिया था। अंधविश्वास में लोग जी रहे थे, नर्क के नाम पे लोगों से काम कराया जाता था और ये अंधकार बहुत बड़े लेवल पे जो है पूरा फैला हुआ था। एजुकेशन तो घर घर क्या, किसी को दूर दूर तक एजुकेशन के नाम पे कोई खबर नहीं थी। लेकिन अचानक से हम सुनते हैं कि वही यूरोप जो डार्क एज में जी रहा था, कई सौ साल डार्क एज में गुजारा, उसके बाद बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े मैथमेटिशियन ये आज यूरोप से क्यों बिलोंग करते हैं? यूरोप से क्यों पैदा हो गए? और आखिर क्या हुआ यूरोप में कि अचानक से एक वक्त डार्क एज का गुजरा और अचानक से न्यूटन, आइंस्टाइन और न जाने कितने बड़े बड़े नाम हैं। मैं लूँ तो पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सब यूरोप के पैदाकार हैं। क्यों, क्या हुआ यूरोप में जो अचानक से ऐसा हो गया? ये एक इतिहास है, इसको कनेक्ट करते हैं और हम चलते हैं कुछ साल पहले। मैं बता दूं कि ये जो चीज़ें मैं बताने लग रहा हूँ ये आपके यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और स्कूलों में नहीं बताया जाता। हमारी सरकार इसको नहीं पढ़ाती है, इस सिलेबस को मिटा दिया गया है, छुपा लिया गया है। कुस्तुनतुनिया एक ऐसा मुल्क हमेशा से रहा है जहाँ दुनिया का एजुकेशन हब माना जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी वो कुस्तुनतुनिया में थी। लोग उस लाइब्रेरी में जाकर फिलॉसफी सीखते थे, मेडिसिन सीखते थे, फिलॉसफी, डॉक्टरी सीखते थे। लेकिन कुस्तुनतुनिया के जो स्कॉलर्स थे, बड़े बड़े, जो बड़े बड़े विद्वान थे, वो लोग इतने ज़्यादा महान थे और अपने फील्ड में इतने एक्सपर्ट थे कि वो पूरी दुनिया के लोगों को इल्म सिखाते थे। लेकिन कुस्तुनतुनिया से ये इल्म उठकर ये यूरोप में कैसे गया? हम चलते हैं और कुछ साल पहले। सल्तनत उस्मानिया एक ऐसी हुकूमत पूरी दुनिया में 1000 साल हुकूमत की है। ये मुसलमानों की एक ऐसी हुकूमत थी जो पूरी दुनिया पे, पूरे बर्रे सगीर पे, पूरे अंग्रेजी मुल्क में इनकी हुकूमत रही है पूरे 1000 साल। कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाले ये सल्तनत उस्मानिया के ही लोग थे। इन्होंने जब कुस्तुनतुनिया पे हमला किया और उसको फतह करना चाहा तो यहाँ के जो बड़े बड़े स्कॉलर थे, जो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट थे, जो बड़े बड़े टीचर्स थे, डॉक्टर थे, फिलोसोफर थे, इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जो मोटी मोटी किताबें थी, जो इल्म था वहाँ का, जो वहाँ की तरक्की वाली चीज़ें थी, जो हाथ में आ सकते थे, जो समेट सकते थे, इन्होंने समेटा। किताबों को बोरे में भरे और कंधे पर, सर पे लाद कर इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुस्तुनतुनिया को छोड़ा और सफ़र किया यूरोप का और पहुँचे फ्रांस। फ्रांस में जब ये लोग पहुँचते हैं, ये लोग कौन थे? मुस्लिम स्कॉलर थे जो पहले से ही कुस्तुनतुनिया में काम कर रहे थे, इल्म को फैला रहे थे, डॉक्टरी में मास्टर किए हुए थे, फिलॉसफी में मास्टर किए हुए थे। और जब ये लोग फ्रांस पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे तो डार्क एज चल रहा है, ये तो अंधकार की ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे हैं। चर्च की हुकूमत है, लोग अंधविश्वास को फॉलो कर रहे हैं, एजुकेशन के नाम पे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लोग डरे हुए हैं, लोग नर्क के नाम पे डर डर कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यही मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपने जो इल्म को कुस्तुनतुनिया से लेकर
यूरोप के फ्रांस शहर में पहुँचे तो इन्होंने उस इल्म को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। जो किताबें वहाँ से लाए थे, जो डॉक्यूमेंट वहाँ से कलेक्ट करके लाए थे, ये यूरोप में, फ्रांस में लोगों को दिखाए और उनको वहाँ पर सिखाए कि एजुकेशन ऑफ मेडिसिन क्या है, एजुकेशन ऑफ फिलोसफी क्या है। एंड ये सारी चीज़ें जब वहाँ पे इल्म को फैलाया गया और फ्रांस से डार्क एज खत्म होना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये पूरे यूरोप से डार्क एज खत्म हुआ और फिर आता है रेनेसा का ज़माना। ये वही ज़माना है जब डार्क एज खत्म होने के बाद और चर्च की हुकूमत खत्म होने के बाद यूरोप फिर से जी उठता है और एक अपने डेमोक्रेसी वाले फॉर्म में आता है और एजुकेशन को प्रोमोट करता है। वहाँ नई सरकारें बनाई जाती है जो एजुकेशन को प्रोमोट करता है, इल्म को फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए कि अभी भी इल्म के जो सरदार थे यूरोप के अंदर, वो बड़े बड़े स्कॉलर जो थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, फिलोसोफर थे, ये मुस्लिम स्कॉलर थे, मुस्लिम फिलोसोफर थे और मुस्लिम डॉक्टर थे। जिसमें जो है एक नाम है इब्न सीना का, जिसको हम लोग आज एविसीना के नाम से जानते हैं। एविसीना ये वही हस्ती है, वही नाम है, वही पहचान है जो कि कहा जाता है कि 18 साल की उम्र में इसने पूरी दुनिया के इल्म को समझ लिया था और 18 साल की उम्र में ये एक प्रोफेशनल सर्जन और डॉक्टर भी बन चुके थे। इब्न सीना एक ऐसा नाम है जिनको आज यूरोप एविसीना के नाम से जानती है और इसको जो है प्रिंस ऑफ फिलोसोफर भी कहा जाता है। और इसी तरीके से एक और नाम है जिनको आज हम विलियम शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। एक इतना बड़ा फिलोसोफर, एक इतना बड़ा ऑथर, पोएट, राइटर विलियम शेक्सपियर कितना बड़ा नाम है। जितने भी बड़े बड़े राइटर्स दुनिया में हैं या जो फिल्म स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये सब विलियम शेक्सपियर को अपना खुदा मानते, अपना भगवान मानते। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि विलियम शेक्सपियर कोई यूरोपियन नहीं था, बल्कि ये एक मुस्लिम स्कॉलर थे जिनका नाम शेख जुबैर था। इन लोगों ने इनको शेक्सपियर कर दिया और इसी तरीके से यूसुफ को जोसेफ बना दिया। इसी तरीके से जो हमारे गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम था, जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम था, उसको आज बदल कर रख दिया गया है। हमारी एक अपनी अलग पहचान थी, दुनिया में हमारा झंडा था, हमारा दबदबा था। मेडिसिन के फील्ड में हो, फिलोसफी के फील्ड में हो, डॉक्टरी के फील्ड में हो, हत्ता के एस्ट्रोनॉमी में भी हो, हर एक फील्ड में मुस्लिम स्कॉलर सबसे ऊपर थे। हर चीज़ का डिस्कवरी, इसको एक्सरे, जिसको आज हम बोलते हैं एक्सरे, सबसे पहले एक्सरे एक मुस्लिम स्कॉलर ने डिस्कवर कर लिया था। उसके बाद आज हम जो गैलीलियो को जो जानते हैं, गैलीलियो गैलीली, ये तो बाद में जुपिटर वगैरह की खोज की। इससे पहले एक मुस्लिम स्कॉलर थे जिन्होंने सारे प्लैनेट की और इसकी रोटेशन की और इसकी जो है पूरे सोलर सिस्टम की जो है बारे में हमें बता दिया था। आखिर में मैं यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको बदल दिया गया। जिस तरीके से इब्न सीना को एविसीना बना दिया गया, यूसुफ को जोसेफ बना दिया गया और शेख जुबैर को शेक्सपियर बना दिया गया, ऐसे कई सौ मुस्लिम स्कॉलर हैं जिनके नाम को बदल दिया गया और आज हम उनको जानते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी नाम से जानते हैं, यूरोपियन नाम से जानते हैं, मुस्लिम नाम से नहीं जानते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इब्न सीना एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने 10 साल की उम्र में ही हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था और उनके मैसेज से हमें यही पता चलता है दोस्तों कि इल्म सीखने का कोई एज लिमिट नहीं होता। इल्म हम किसी भी एज में सीख सकते हैं। कहा जाता है कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म सीखने का मरहला है, हमें इल्म को सीखें। साथ में इब्न सीना का मैसेज हमें यह भी बताता है कि आज हम एक इंसान पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपने मुश्किल को रोक सकता है, इम्पॉसिबिलिटीज़ को पॉसिबिलिटीज़ में बदल सकता है। आज के स्टूडेंट के लिए खास मैसेज कि मोबाइल से आज हम सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि एजुकेशन भी सीख सकते हैं। इब्न सीना, जिसको हम लोग एविसीना बोलते हैं, ये जब 10th सेंचुरी में पूरी दुनिया का इल्म को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, तो आज हम 21st सेंचुरी में क्यों नहीं कर सकते। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक और नए स्टोरी टेलिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।